हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीमिक्स पॉलिटी के साथ मैं आपके साथ फिर दोबारा जुड़ चुका हूं और आपसे 5 सवाल पूछने वाला हूं। आप इन 5 सवालों के जवाब खुद करें और उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ इसे टैली करें। स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता दूं कि स्लीपी क्लासेस अब ऑफलाइन भी आ चुका है और 25 जुलाई से हमारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है जिसमें आप एनरोल करा सकते हैं। एक ही बैच जहां पे बेस्ट कंटेंट और कनेक्ट मिलेगा, वहां पे आप रजिस्टर जरूर करवाइए। साथ ही साथ हमारे जो ऑनलाइन इनिशिएटिव्स हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें मोल्ड किया गया है, जिसमें आपको कंटेंट चाहिए सिर्फ, या आंसर इवैल्यूएशन के साथ कंटेंट चाहिए, या टेस्ट सीरीज प्लस मेंटोरशिप के साथ आपको कंटेंट चाहिए, तो आप इन पैकेजेस में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्वेश्चंस आज के डिस्कस करना शुरू करते हैं, क्योंकि मेन हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा 5 प्रीलिम्स बेस्ड सवाल। सबसे पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट्स फेडरल कैरेक्टर। दोस्तों, जिन लोगों ने प्रीलिम्स का 2020 का उनका एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि ये वहीं से क्वेश्चन है और वहीं का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी किस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर चुका है पॉलिटी के अंदर। तो इसका जवाब आप नोट कर लें। सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया। क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस चल रहे हैं एज ऑफ नाउ, यू विल बी नोइंग हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देखते हैं। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहला स्टेटमेंट, among the total values of MPs and MLAs is based on 2011 census. Second statement है, among all the states Sikkim has the lowest value of vote for each MLA। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, देखो तो आपने बता देनी है। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड एज पर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे 3 तरीके की मेजॉरिटी के बारे में पूछा गया है, उनके सामने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, आपने ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। याद रखना, ये स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 है, तो स्पेसिफिकली 249 के अंडर जो स्पेशल मेजॉरिटी उसकी बात की गई है, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच किए गए हैं। चौथा सवाल आपका करंट अफेयर से आ जाता है दोस्तों। नामसाई डिक्लेरेशन के बारे में पूछा गया है कि कौन से 2 स्टेट्स ने आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हुए रिसेंटली नामसाई डिक्लेरेशन साइन किया है। एंड फाइनली 5वां सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फॉर हुज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट इज ऑन अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब कि इनमें से कौन सी अथॉरिटी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस की बात के बाद ही प्रेसिडेंट फैसला ले सकते हैं। ये चारों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी आपका सही जवाब को सेटिस्फाई करता है। तो हम दोस्तों अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपने आई होप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। एक्सप्लेनेशन से पहले आपको करंट अफेयर्स कोर्स के बारे में बता दूं। हमारे 2023 यूपीएससी के लिए हमारा करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है। देखो, हर अलग अलग जगह से ढूंढ ढांड के करंट अफेयर्स कलेक्ट करना, नोट्स बनाना, उससे बेहतर आपको एक जगह कोलेटेड 6 डेज अ वीक कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस एनालिसिस के साथ सब्जेक्ट और सब टॉपिक वाइज कोलैबोरेटेड और डिवाइडेड सब्जेक्ट्स के हिसाब से करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, डेली पीडीएफ और मंथली कंपाइलेशंस के साथ, जिसमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो आप इसके लिए भी एनरोल करा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट्स फेडरल कैरेक्टर। अब ये जब सवाल आया था तो इसके ऊपर 2 ऑप्शंस के बीच में काफी कंफ्यूजन रहा बहुत सारे लोगों को, ऑप्शन ए और बी। देखिए, पहले तो ऑप्शन डी देखो, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। दिस इज मोर अबाउट योर इंडिविजुअल फ्रीडम। आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी के बारे में ज्यादा है और फेडरल कैरेक्टर के बारे में कम है। तो ठीक है, इसको आप थोड़ी देर के लिए हटा सकते हो। रीजन बीइंग कि आपने ढूंढना है, देखो कई ऑप्शन होंगे जो एक जैसे होंगे या जो फेडरल कैरेक्टर के बारे में ही होंगे, लेकिन आपने मोस्ट सुटेबल ऑफ द 4 सेलेक्ट करना है इसमें। और ये वाली जो टेंडेंसी है यूपीएससी की बढ़ती जा रही है कि आपको सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस में से मोस्ट सूटेबल क्वेश्चन के आधार पे बताना पड़ता है, और वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। देखो, ये तो नेचुरल सी बात है, रीजनल पार्टीज का कोई स्पेसिफिक मेंशन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये रीजनल पार्टीज में से आपको कैबिनेट में मेंबर रखने हैं, या हम आपको आज़ादी देते हैं कि तमिलनाडु की, पंजाब की, हरियाणा की रीजनल पार्टी में से कैबिनेट में आपने मेंबर रखने। ये तो बाय डिज़ाइन नहीं है, ये बाय
बाय द प्रैक्टिस ही ये ऐसा हो गया है कि रीजनल पार्टीज में से लोग अपनी कैबिनेट के अंदर मेंबर रखते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो नहीं है ना ऐसा। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमने बताना है एसेंशियल फीचर जो फेडरल कैरेक्टर के बारे में हमको बताता है। बी ऑप्शन देखते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। देखिए यूनियन लेजिस्लेचर के दो पार्ट होते हैं, एक लोकसभा राज्यसभा, एक लोकसभा। उसमें हर एक यूनिट में से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मतलब हर स्टेट में से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। आपके फेडरल कैरेक्टर का ये एक कंपोनेंट हो सकता है, तभी ये बात हो रही है ना कि हमने बताना है मोस्ट एसेंशियल इनमें से कौन सा है। आपके फेडरल कैरेक्टर का एक कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि एक तो राज्यसभा की अगर बात करें तो उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, यानी स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन वहां होती है, ठीक है। लेकिन आप एक वक्त के लिए सोचिए, अगर इस यूनियन लेजिस्लेचर में जिसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, अगर हम हर स्टेट्स में से रिप्रेजेंटेटिव्स ले रहे हैं तो हम एक तरह से फेडरल कैरेक्टर को जरूर जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये ऑप्शन छोड़ भी तो देते हैं कि हाँ कोई पर्टिकुलर स्टेट अगर है या कोई पर्टिकुलर छोटा स्टेट है, मान लीजिए देयर इज अ स्टेट जिसकी पॉपुलेशन कम है, तो इसका मतलब उसकी सीटें भी लोकसभा राज्यसभा में कम होगी, और उसके जो से है या उसका जो बार्गेनिंग पावर है सेंटर के मुकाबले या बाकी स्टेट्स के मुकाबले थोड़ी कम होगी। तो एसेंशियली ये थोड़ा सा इम्परफेक्ट फेडरलिज्म सा आपको नजर आ रहा होगा। जैसे अगर मैं अमेरिका की एग्जांपल देता हूं, अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखो तो सेनेट में हर एक स्टेट की 2 सीटें हैं, चाहे वो जिस भी पॉपुलेशन का है। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसके, ये फेडरल तो है लेकिन थोड़ी सी इम्परफेक्शन है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, और यूपीएससी की आंसर की के हिसाब से भी ये ऑप्शन ए सही है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्डेड। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्डेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कैसे? ये लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपने किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है तो आप उनकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन्स को चेंज नहीं कर सकते आफ्टर ही हैज बीन अपॉइंटेड, और साथ ही साथ आप उनको रीअपॉइंटमेंट के लिए अलाउ नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट से एक बार रिटायर हो गया तो फिर जुडिशियल सिस्टम में वापस नहीं जा सकता है। ये इंडिपेंडेंस, और साथ ही साथ पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स के बारे में बातचीत नहीं कर सकती। ये सारे फीचर्स क्या हैं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचा के रखते हैं। अब अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो ये फेडरेशन के लिए कैसे जरूरी है? देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी कोई मैटर होता है जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट होता है, या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो स्टेट्स की पावर को कम कर देता है, तो उसको रोकने के लिए एक ऑर्गन कौन सा बचा? एक ऑर्गन है जुडिशरी। तो जुडिशरी सेफगार्ड करती है फेडरल कैरेक्टर को। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो फेडरल फीचर्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर है कि देयर विल बी सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना मुश्किल है। हमारे पास राज्यसभा, लोकसभा, 2 बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। लेकिन अगर तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो ये सारी चीजों को एनफोर्स कौन करवाएगा? ये इंश्योर कौन करेगा कि अगर इससे कोई डेविएट हो रहा है, अगर इन सारे फीचर्स से कोई डेविएट हो रहा है तो उसको वापस ट्रैक पे लाना है। ये इंश्योर करने के लिए जुडिशरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इन 4 ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरल कैरेक्टर को बचाने के लिए। इसी संदर्भ में ये वाला आंसर जो है ए है। लोग सोच सकते हैं बी, देखो यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि बी भी एक फेडरल कैरेक्टर की निशानी है, लेकिन ज्यादा क्लोजली कौन फेडरल कैरेक्टर को बचा के रखता है वो चूज करना है। कई बार ऐसी चीजें सब्जेक्टिव भी हो जाती हैं, यूपीएससी की आंसर की के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी और एमएलए की वोट्स की वैल्यू निकाली जाती है, और आपको यह पता होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 3 तरीके के लोग वोट देते हैं। ऑल इलेक्टेड एमपीज यानी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, ऑल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स, एंड दिल्ली पुडुचेरी के एमएलएज। ये तो यूनियन टेरिटरीज है ना। अभी जेएंडके के अंदर जो है वो लेजिस्लेचर बना नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में वहां के लेजिस्लेचर के भी जो मेंबर होंगे वो भी यूटी के मेंबर हैं, लेकिन
दे विल ऑल्सो वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो जो ये वैल्यू ऑफ वोट्स निकाली जाती है उसमें फॉर्मूला में पॉपुलेशन का मेंशन होता है। वो पॉपुलेशन 2011 सेंसस की नहीं है दोस्तों, वो पॉपुलेशन 1971 की सेंसस की है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इससे जो सीट्स का एलोकेशन था राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, उसको फ्रीज कर दिया गया था 1971 के सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इसलिए अभी तक उतने ही उसी पॉपुलेशन के आधार पे ही ये फॉर्मूला निकाला जाता है। ये फॉर्मूला कैसा होता है, देखो एक एमएलए के वोट की वैल्यू होती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस, मतलब उस स्टेट की विधानसभा में जितने एमएलए हैं वो डिनोमिनेटर में आ गया, इनटू 1/1000। ये होती है एक एमएलए की वोट की वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है कि अगर बिहार में 243 असेंबली सीटें हैं और बिहार की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस विच इज मतलब बहुत ज्यादा, डबल से भी ट्रिपल से भी ज्यादा हो चुकी है अब तो, मतलब ट्रिपल के डबल के आसपास हो गई है, तो 4.2 करोड़ डिवाइडेड बाय 243 इंटू 1000, 173 एक एमएलए की वोट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और कितने एमएलए हैं बिहार में असेंबली में, 243, तो उसको 243 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 42039, ये बिहार के टोटल नंबर ऑफ एमएलए के वोट्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब एमपी के वोट की क्या वैल्यू होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा या राज्यसभा में बैठा है उसकी वोट की क्या वैल्यू होती है, उसकी वोट की वैल्यू होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। मतलब जैसे बिहार का ये आया ना नंबर 42039, वैसे ही हर स्टेट का ये नंबर आएगा, उन सबको ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से, तो इससे वोट की वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल इस वक्त एक एमपी के, इस इलेक्शन में एक एमपी के वोट की वैल्यू आ रही है 700। वन एमपीज वोट वैल्यू इज कमिंग 700, वाई बिकॉज इट लास्ट टाइम इट वाज 708, लेकिन पिछली बार जे&के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आता था तो उनके एमएलए के वोट गिने जाते थे, लेकिन इस बार नहीं गिने गए हैं। तो अगर मैं आपको इस टेबल में बताऊं कि देखो क्वेश्चन क्या था, पहला पार्ट तो हमने आंसर दे दिया, 1971 की पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से होता है ना कि 2011 की। दूसरा हमने क्या देखना है कि सिक्किम की सबसे ज्यादा कम वैल्यू है, तो आंसर इज यस, सिक्किम की सबसे कम वैल्यू है, क्योंकि जिस स्टेट की सबसे कम पॉपुलेशन इज टू एमपी रेशो होगा, पॉपुलेशन इज टू एमपी रेशो, यही तो चाहिए हम, सॉरी एमएलए रेशो, यही तो चाहिए, ये 1000 इंटू 1000 तो कांस्टेंट ही है। तो पॉपुलेशन, सॉरी यहां पे लिख देता हूं, पॉपुलेशन अपॉन एमएलए रेशियो देखना है। तो सिक्किम का जो ये रेशियो है बहुत कम है, क्योंकि 1971 सेंसस के हिसाब से सिक्किम के अंदर सिर्फ पॉपुलेशन है 2 लाख और उसके जो एमएलए हैं वो 32 हैं। तो ये इसके हिसाब से सिक्किम के एक बंदे के वोट की वैल्यू है, एक एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाती है 7। तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। सिक्किम में सबसे कम है, सबसे ज्यादा कहां होगी दोस्तों, सबसे ज्यादा कहां होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का देखिए 403 सीटें हैं वहां पे उत्तर प्रदेश में, और 1971 के सेंसस के हिसाब से दोस्तों वहां पे 8.5 करोड़ पॉपुलेशन है, अभी सेंसस के हिसाब से 20 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। तो अभी तो बदलाव आना है शायद 2026 के अंदर, देयर विल बी चेंजेस। तो एक वोट की वैल्यू आ जाती है एमएलए की 208। तो कहाँ 7 है सिक्किम का, कहाँ 208 है यूपी का। तो आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच पूछा था, आपसे पूछा था कि इनमें से मेजॉरिटी बतानी है आपकी कौन सी समझ में आ रही है। देखो आंसर इज 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्या ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जब टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा 543 होती है तो हम कहते हैं कि आपको 272 प्लस 1 मतलब 271 प्लस 1 272 सीटें चाहिए टू मेक द गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। तो उस वक्त हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स का हाफ करते हैं, उसमें एक ऐड कर देते हैं, मतलब जस्ट मोर देन 50% हमें चाहिए, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सेकेंड आपका ऑप्शन था इफेक्टिव मेजॉरिटी का, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ आफ्टर डिडक्टिंग द वेकेंट सीट्स। बिल्कुल सही है दोस्तों,
इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है कि मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस निकालने के लिए हम टोटल स्ट्रेंथ में से वेकेंट सीट्स निकाल देते हैं। अब सीट्स वेकेंट होने का क्या मतलब है, मान लो लोकसभा में मान लो राज्यसभा में 245 सीटें हैं, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ है। इस 245 में से 12 सीटें वेकेंट हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, एमपी की डेथ हो गई, एमपी ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, वेकेट होगी सीटें, ठीक है, चुनाव बाई इलेक्शन होना था, हुआ नहीं, वट एवर बी द रीजन, आप उसमें से वो स्ट्रेंथ में से, टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसीज निकाल देते हो, तो 233 आ गया ये, और 233 को फिर का 50% निकालते हो, इसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ या इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी कौन से केसेस में कैलकुलेट की जाती है, जब आपने वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसीजर करना होता है राज्यसभा में, तब इफेक्टिव मेजॉरिटी देखी जाती है, ठीक है। जब आपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करने का प्रोसेस करना होता है लोकसभा में और स्टेट की असेंबली में, तब इफेक्टिव मेजॉरिटी देखी जाती है। तो ये आपने याद रखना है कॉन्टेक्स्ट कि कब इफेक्टिव मेजॉरिटी देखते हैं, चेयर ऑफ द हाउस लोकसभा या राज्यसभा, जब उसको निकालते हैं तब इफेक्टिव मेजॉरिटी देखते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी इसमें नहीं था, लेकिन समझाने के लिए कि सिंपली मोर देन 50% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आज अगर 150 लोग आए बैठे हैं लोकसभा में, तो उसमें से 76 हो गया, तो मेरे पास सिंपल मेजॉरिटी हो गया, हाफ से +1। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सिंपल मेजॉरिटी ही लगती है। कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास करना हो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, मनी बिल भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, इमरजेंसी डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी अगर आपने एक बार इसको अप्रूवल लेना होता है जो, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, स्पीकर का इलेक्शन भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। फिर आती है स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी के 4 तरीके होते हैं। अब आपके क्वेश्चन में पूछा था कि 249 नंबर आर्टिकल के हिसाब से स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। देखो 249 नंबर आर्टिकल ये कहता है कि राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट को पावर दे सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने के लिए। अदरवाइज यू नो कि 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने तो मना किया हुआ है ना पार्लियामेंट को कि तुम स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना सकते, लेकिन आर्टिकल 249 की मदद से पार्लियामेंट के पास ये पावर आ सकती है। अब पार्लियामेंट के पास ये पावर तब आएगी जब राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे। अब ये 249 वाली स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, ये कहती है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस दिन राज्यसभा में 180 लोग आए हैं, तो आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए जी, 2/3। दैट मीन्स यू नीड 120 पीपल टू से यस, जी हाँ हम ये रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। दैट इज द क्वेश्चन, एंड आपका ऑप्शन क्या था, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। सो दिस इज ऑल्सो करेक्टली मैच। तो ये दोनों करेक्टली मैच थे, ये इनकरेक्टली मैच था, तो आपका 2 पेयर्स करेक्टली मैच्ड, ये है आंसर। अगर आप स्पेशल मेजॉरिटी के बाकी कैटेगरीज भी देखना चाहते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर लो, उसमें भी 2 टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी होती है। एक स्पेशल मेजॉरिटी जिसमें मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, दोनों कंडीशन लगती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की भी कंडीशन लगती है और स्पेशल मेजॉरिटी जो यहां पड़ी वो भी कंडीशन लगती है। तो ये होती है आर्टिकल 368 के अंदर की स्पेशल मेजॉरिटी। ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी पढ़ते हो, मैं आई विल नॉट गो एंड रिपीट दिस, आप इसको खुद ही पढ़ सकते हो। एक और स्पेशल मेजॉरिटी 368 में ही कौन सी होती है, जिसमें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होता है, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस भी होता है, साथ ही साथ आपको आधे से ज्यादा या आधे से कम आधे स्टेट से के लेजिस्लेचर से ये रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो जो भी फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, जैसे जीएसटी लाने के लिए आपने 101st अमेंडमेंट एक्ट लाया, या आपने स्टेट लिस्ट में कोई चेंजेस करने हैं, कंकरेंट लिस्ट में कोई चेंजेस करने हैं, आपको इस तरीके से करने पड़ेंगे। एंड लास्ट 4th टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी इज एज पर आर्टिकल 61। ये एक्सक्लूसिवली इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई होता है, जो आर्टिकल 61 के अंदर बताया गया है। तो अगर आपने प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा दोनों हाउसेस में, मतलब एक प्रोसेस होता है कि हाँ पहले एक रेजोल्यूशन आता है, फिर वो पहले हाउस में पास होता है, फिर दूसरे हाउस में इन्वेस्टिगेशन होता है। बट जो भी आपने पास करना है रेजोल्यूशन, वो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से होता है। अब देखना, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां स्पेशल मेजॉरिटी क्या थी 249 के अंदर,
2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। तो राज्यसभा में 180 मेंबर आए हैं तो उनका 2/3 निकालोगे। यहां पे 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस है, तो राज्यसभा में 245 मेंबर है मान लो, तो उसका 2/3 निकाला जाएगा यहां पे, तो तकरीबन 160 के करीब आएगा। तो ये चीज आपने देखनी है कि स्पेशल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या क्या फर्क है और कहां कहां अप्लाई होती है। इस क्वेश्चन से आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए फटाफट देखते हैं नामसाई डिक्लेरेशन जो साइन किया गया था 2 स्टेट्स में, वो कौन से 2 स्टेट्स थे दोस्तों? असम और अरुणाचल प्रदेश। अब असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में काफी देर से एक सिग्निफिकेंट बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है जो कॉलोनियल टाइम से चल रहा है, और उनके कुछ विलेजेस जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं। नामसाई डिक्लेरेशन साइन किया गया था 15 जुलाई को, जिसमें यह कहा गया दैट द नंबर ऑफ डिस्प्यूटेड विलेज विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 123 टू 86। मतलब कि 14 + 23 कितना हो गया? 37 विलेजेस में से आपने कन्फ्लिक्ट हटा दिया है। द 800 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट पहले भी हो चुके हैं। इस डिक्लेरेशन के तहत पेमा खांडू जी जो अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर हैं एंड हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। उस एग्रीमेंट के तहत 12 रीजनल कमिटीज बनाई जाएगी हर 12 डिस्ट्रिक्ट के लिए जो डिस्प्यूटेड, जहां पे डिस्प्यूटेड विलेजेस हैं। So these committees will jointly verify the villages and thereafter make recommendations to the state governments। तो मतलब आप स्टेप बाय स्टेप हर एक विलेज में जाके एक डिस्प्यूटेड एरिया पे जाओगे और उस डिस्प्यूटेड एरिया की जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को दोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट आगे स्टेट को देगा एंड फिर से नेगोशिएशन होगा। तो ये नामसाई डिक्लेरेशन इज बिटवीन अरुणाचल एंड असम। फाइनली 5th क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिसके रिमूवल के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चाहिए होता है। तो आंसर है दोस्तों ए, यूपीएससी के चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को अगर आपने उनकी पोजीशन से हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 317 सीधा सीधा आपको यह बताता है कि मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स के ऊपर आप उनको रिमूव करवा सकते हो, चेयरमैन को भी या किसी और मेंबर को भी। बट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड एन इंक्वायरी इन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 145। तो कहने का यह मतलब है दोस्तों कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी को नहीं निकाला जाता है। तो ये चीज जो है हमने ध्यान रखनी है कि यूपीएससी के लिए ये एप्लीकेबल है when the Supreme Court mandated inquiry has to be done। अब हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं आर्टिकल 280 के हिसाब से अपॉइंट किए जाते हैं। इसके रिमूवल के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन संविधान के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट को दे दी गई थी और साथ में यह कहा गया था कि ये क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951। उसमें इन्होंने लिखा था कि डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं आप मेंबर्स की, ये फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया दिया था, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ ही इज अनडिस्चार्ज्ड, इंसॉल्वेंट, कुछ ऐसे जैसे एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन होती है वैसे ही। कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब ज़्यादा ग्रेव ऑफेंस में उसने कन्विक्ट हो गया है, या फाइनेंशियल उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, कि फाइनेंस कमीशन के अंदर वो मेंबर है लेकिन साथ ही साथ वो किसी ऐसी कंपनी में भी शेयर होल्डर है जिससे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन इफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, बट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का या सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस का कोई मेंशन यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली दो जो बाकी ऑफिसेस थे, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जी, चाहे वो सीएजी हो, इन दोनों को रिमूव करने का प्रोसीजर सेम है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसीजर है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है उसको इंपीचमेंट कहते हैं, और उस इंपीचमेंट के अंदर आपको पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ता है। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से आपको रेजोल्यूशन पास करवाना होता है, तभी जाके आप इंपीचमेंट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का। आज तक भारत में कोई भी इंपीचमेंट नहीं हुआ इस तरीके का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंडर आर्टिकल 324 एंड सीएजी अंडर आर्टिकल 148 बोथ कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी नहीं होती है क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ इस पहले ऑप्शन में होती है, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अब दोस्तों आप मुझे ये एक और
आंसर्स में बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे कि क्या कोई और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी है जिसमें प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के हिसाब से रिमूव करते हैं लोगों को अपनी पोजीशन से। तो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहां से रिमूवल होता है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फाइनली जाने से पहले आपको ये बताऊं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डाउट्स रहते हैं, आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है एज कंपेयर टू अदर्स, तो आप सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल भी हमारे ले सकते हो और बहुत ही कम दामों में, बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस में आपके लिए अवेलेबल है। सो यू हैव 10 सब्जेक्ट्स, चूज एनी पैकेज, क्रिएट एनी बंडल एंड जिसमें आपको ये सारी चीज़ें साथ में मिल जाएगी। तो अगली बार के लिए आई विल टेक योर लीव। थैंक यू।